बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज जो हमने शुरू करना है चैप्टर 3 शुरू करना है जो 1920 से लेके 1939 तक के वाक़यात को कवर करा है। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से लेके टिल वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट जो है जो कि 1939 में जाके होगा, वहाँ तक का पीरियड हम कवर करेंगे आज। और इसमें हमने सबसे पहले तो कवर करना है पैलेस्टाइन के लोकल हालात जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर कैसे थे। एक तो सबसे पहले ये है कि जो लोकल हालात है पैलेस्टाइन के उसमें एक जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन थी, पेजेंट्री स्पेशली जो पेजेंट्स थे, वो उनके हालात बहुत ख़राब हो चुके थे बिकॉज़ ऑब्वियसली जंग की वजह से बहुत डैमेज होती है, बहुत नुकसान होता है लैंड को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, लोगों की लाइफ़्स को भी और इस वजह से डिज़ीज़ और फ़ैमाइन बहुत बुरी तरह पैलेस्टाइन के अंदर फैल गई थी। सेकंडली ये भी है कि उधर से जो ज़ायनिस्ट थे, उनकी सेटलमेंट्स ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रही। इन सेटलमेंट्स को यूशेव कहते थे वो और ये वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स जो ज़ायनिस्ट थे वो बड़े अच्छा उसको हैंडल कर पा रहे थे अपनी इन सेटलमेंट्स को बिकॉज़ उनको फंड्स आते थे बाहर से और यूरोप से, अमेरिका से उनकी लॉबीज़ जो है उनको पैसे भेजती थी, तो इसलिए वो आसानी से मैनेज कर पाते थे। लेकिन पैलेस्टीनियंस को इस तरह की कोई चैरिटीज़ नहीं आती थी, तो इसलिए उनके हालात थोड़े से ख़राब हो चुके थे। एंड ऑन द अदर हैंड ये भी हुआ कि इसी दौरान ज़ायनिस्ट कमीशन जो कि वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, वही ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन जो कायम वाइज़मैन के अंडर थी, वो भी उन्होंने अपना कमीशन पैलेस्टाइन में भेज दिया एज़ अ गवर्नमेंट एंटिटी जो कि गवर्नमेंट के तौर पे काम करेगी, एक सेमी गवर्नमेंट एंटिटी। और इस कमीशन के पास बहुत पावर थी और इवन जो वहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी जो पैलेस्टाइन के अंदर, ये उसको कन्विंस कर सकती थी, पुश कर सकती थी और उनसे बहुत सारे डिसीजन अपनी पसंद के निकलवा सकती थी। क्योंकि होता ये था कि अगर कोई डिसीजन उनकी फ़ेवर का नहीं होता था ज़ायनिस्ट कमीशन की, तो ये ज़ायनिस्ट जो हैं, ये अपने यूरोपियन ज़ायनिस्ट से राब्ता करते थे, जो कि वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन थी कायम वाइज़मैन के अंडर। और उनको ये कहते थे कि हमें ये पॉलिसी पास करानी है। एंड देन काइम वाइज़मैन वगैरह लॉबी करते थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करते थे, चाहे वो डेविड लॉयड जॉर्ज हो जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है या आर्थर बैल्फोर हो, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और इवन और अदर पीपल जो वहाँ के मौजूद थे जो प्रो ज़ायनिस्ट थे। और वो फिर अपनी पसंद की पॉलिसी पास करा लेते थे। सिमिलरली वो ये भी करते थे कि वो कोई मिनिस्टर को हटाना हो जो ज़ायनिस्ट नहीं है या प्रो ज़ायनिस्ट नहीं है, तो उस मिनिस्टर को भी हटा लेते थे बिकॉज़ ऑफ द लॉबिंग पावर जिनके पास थी। अब इसके बाद हुआ ये कि जब ये वाली चीज़ें हो रही थी तो इन्होंने कुछ सेवरल पॉलिसीज़ चेंज कराई पैलेस्टाइन के अंदर। एक तो इन्होंने कहा कि हिब्रू को वो स्टेटस दिया जाए अब्रानी ज़ुबान को, जो अरबी को स्टेटस मिला हुआ है ऑफ़िशियल प्रोक्लेमेशंस के अंदर। ऑफ़िशियल प्रोक्लेमेशन से मतलब कोई भी खिताब हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, कोई भी लिखी जा रही हैं चीज़ें, कोई वर्डिक्ट आता है हुकूमत की तरफ से, तो वो जैसे अरबी में आता है उसी तरह हिब्रू में भी आना चाहिए। तो एक तो इन्होंने ये पॉलिसी पास कराई। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ज्यूज़ हैं पैलेस्टाइन के उनको बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट पे तैनात किया जाए और इसके साथ-साथ उनको ज़्यादा सैलरीज़ दी जाएँ एज़ कम्पेयर टू अरब क्योंकि ये ज्यूज़ जो हैं ये यूरोप से हैं और ये आदी हैं ज़्यादा सैलरीज़ के। तो उनको कम सैलरी नहीं बल्कि ज़्यादा सैलरीज़ दी जाएँ। एंड थर्डली इनको ये भी इजाज़त मिली हुई थी कि ये अपना फ्लैग जो है लहरा सकते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियंस को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि वो अपना झंडा लहरा सकें। अब इसी दौरान क्या होता है कि जो अब ये कुछ इस तरह की प्रो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज़ के बाद ब्रिटिश जो हुकूमत है इन पैलेस्टाइन एंड ब्रिटिश जो हुकूमत ब्रिटेन में है, उनके दरमियान एक क्लैश आने लग जाता है। जो लोकल ब्रिटिश हुकूमत है पैलेस्टाइन की, वो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनियों को देखने के बाद और उनके हालात देखने के बाद प्रो पैलेस्टीनियन हो जाती है। और वो क्या करते हैं कि वो पैलेस्टीनियंस के साथ सिम्पैथी दिखाने लग पड़ते हैं, जो ज़ायनिस्ट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और उधर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो प्रो ज़ायनिस्ट होती है और वो हर तरह की ज़ायनिस्ट पॉलिसी को पास कराना चाहती है। एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस बहुत सारे क्लैशेज़ देखने को मिलेंगे हमें हिस्ट्री में, जो कि आते-जाते रहते हैं। कुछ इस बुक में मेंशन है, कुछ आप अदर बुक्स की रीडिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत सारा इस तरह का इनर कॉन्फ्लिक्ट भी ब्रिटेन के अंदर चल रहा था। अब इसके बाद क्या होता है कि एक और भी चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो अरब फैमिलीज़ थी, ये वही अरब फैमिलीज़ है जो मैंने चैप्टर 1 के अंदर मेंशन की थी कि अरब नोटेबल फैमिलीज़ जो कि ऐसी कुछ हुसैनी फैमिली, नासिबी फैमिली थी, खिल्जी फैमिली थी। ये वो फैमिलीज़ थी जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ थी। और ओटोमन एम्पायर की हुकूमत के अंडर यही पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करती थी और ये गवर्नमेंट और पैलेस्टीन की लोकल पॉपुलेशन के दरमियान में एक ब्रिज बनती थी और ये टैक्स लेने और ये सारा काम करना या गवर्नमेंट का कोई फरमान जो है उसको पूरा कराना ये दरमियान में ब्रिजिंग थे ब्रिज के तौर पे काम किया करते थे। अब ये जो फैमिलीज थी इनके दरमियान भी राइवलरी चल रही थी इस दौरान बहुत ज़्यादा और ये एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, ना ये यूनाइटेड थे। और एक चीज़ हमें इसमें नज़र क्या आने लग पड़ी कि बिकॉज़ इनकी यूनिटी नहीं थी इन फैमिलीज़ की जो कि उस टाइम टॉप पे सोसाइटी के थे पैलेस्टीनियन सोसाइटी के, तो कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी पैलेस्टीनियन सोसाइटी की एज़ कम्पेयर टू ज़ायनिस्ट जिनकी प्रॉपर लीडरशिप एग्ज़िस्ट करती थी। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिली। एंड देन लास्टली हुआ ये कि 1920 में जाके जो ब्रिटिश मिलिट्री रूल है वो ख़त्म हो गया और ब्रिटिश सिविलियन रूल शुरू हो गया। मिलिट्री रूल ये था कि ब्रिटिश की जो अपने ही बंदे सारी हुकूमत को चला रहे थे। लेकिन जब ये सिविलियन रूल शुरू हुआ तो उसमें फिर ऑब्वियसली सिविलियन पॉपुलेशन से बंदों को इलेक्ट किया जाएगा, कैबिनेट्स बनाए जाएँगे, काउंसिल बनाए जाएँगे ताकि वो भी अपने व्यूज़ रिप्रेज़ेंट करें और गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकें।
तो अब वो रूल शुरू हो गया और उन्होंने उस टाइम जो हाई कमिश्नर जिसको तैनात किया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करेगा, वो था हर्बर्ट सैमुअल। हर्बर्ट सैमुअल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर्बर्ट सैमुअल एक प्रो ज़ायनिस्ट हाई कमिश्नर था और ये बहुत ज़्यादा ज़ायनिस्ट की सपोर्ट करता था। इसने इवन बाल्फोर डिक्लेरेशन से पहले बहुत ज़्यादा वहाँ लॉबी की यूरोप के अंदर होते-होते, और अब जब ये पैलेस्टाइन आया तो ये वैसे ही साइड पे था ज़ायनिस्ट की और उनका साथ देना चाहता था। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई। मीनवाइल हमने जो फैसल की बात की थी, जो कि उस टाइम किंग बन गया था सीरिया का थोड़े अरसे के लिए, उसको उसका सीरियन हुकूमत उसकी गिरी और फ्रेंच ने जो है ना वो सीरिया के ऊपर टेक ओवर कर लिया। और फिर फ्रांस की, जैसे ब्रिटेन फ़लस्तीन के ऊपर नाफ़िज़ हुआ, उसी तरह फ्रांस जो है वो सीरिया के ऊपर हो गया। और इसी तरह फैसल को उन्होंने हटा के फिर इराक का किंग बना दिया। ये चीज़ें मैंने थोड़ा तेज़ इसलिए बताई कि मैंने डिस्कस की हैं कुछ पिछले चैप्टर के अंदर भी ये बातें। अब हम वापस आते हैं हर्बर्ट सैमुअल के ऊपर। हर्बर्ट सैमुअल जो था ना, ये क्योंकि ज़ायनिस्ट था, तो इसका एक प्लान ये था कि ये जो अरब पॉपुलेशन है ना, उनको किसी तरह प्रो ज़ायनिस्ट पॉलिसी के साथ रिकंसाइल करवा ले। कि किसी तरह ये अरब पॉपुलेशन को कन्विंस कर ले कि वो प्रो ज़ायनिस्ट हो जाएँ। और ये इसने इस पॉलिसी को चेस करने के लिए काम करना शुरू किया। अब मीनवाइल ये भी इश्यू आ रहा था कि ज़ायनिस्ट जो थे वो इस बात को काफ़ी, मतलब दे डिडन्ट लाइक दिस आइडिया, क्योंकि उनको ये था कि ये ज़ायनिस्ट कहीं अरब की को फ़ायदा ना दे किसी तरीके से। लेकिन हर्बर्ट का एक लॉन्ग टर्म गोल था इन प्लान ऑफ कन्विंसिंग द अरब्स टू सपोर्ट द ज़ायनिस्ट। और इस दौरान ये भी है कि जूइश लैंड परचेज़ेज़ और इमिग्रेशन जो हो रही थी, जो ज्यूज़ आ रहे थे फ़लस्तीन के अंदर, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग रही थी और दर-दर-दर वो ज़मीन खरीद रहे थे, एंड सिमिलरली वो इमिग्रेशन भी हो रही थी और हर्बर्ट सैमुअल उसको पूरी तरह सपोर्ट करता था। अब इसके अलावा एक और चीज़ भी नज़र आती है कि ये जिसकी फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, ये हाज अमीन उल हुसैनी है, जो कि एक अरब नोटेबल फैमिली, जिसका मैंने नाम पहले ज़िक्र किया था, हुसैनी फैमिली को बिलॉन्ग करता था। और जो अमीन उल हुसैनी है, ही बिकम्स द मुफ्ती ऑफ जेरूसलम। तो इसको हर्बर्ट सैमुअल मुफ्ती बना देता है जेरूसलम का। और आज तो हमें इतना ऑब्वियसली मुफ्ती ऑफ जेरूसलम कोई बड़ा टाइटल नहीं, लेकिन उस टाइम में मुफ्ती ऑफ जेरूसलम बेसिकली मेन पैलेस्टाइन की अगर कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी, तो मुफ्ती की होती थी। और मुफ्ती के पास बहुत पावर होती थी और वो बड़े-बड़े मेजर डिसीजन ले सकता था अराउंड पैलेस्टाइन के अंदर भी और जेरूसलम के अंदर भी। तो इसलिए ये बड़ी पॉलिटिकल पोज़ीशन थी और ये हाजी अमीन अल हुसैनी को मिल चुकी थी और ये हर्बर्ट सैमुअल ने ही इसको दी थी। और इवन दो ये इलेक्शन अपना हार गया था जब ये मुफ्ती की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ था। अब इसके बाद ये होता है कि जो अरब डेलीगेशन है ना, एक डेलीगेशन बनाते हैं, ग्रुप को लंदन भेजते हैं ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाके बात करें और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करें कि उन्होंने जो बैल्फोर डिक्लेरेशन पास की थी और जो सारी चीज़ें हैं वो किसी तरह उसको रिवोक करें और ठीक करके ताकि पैलेस्टीनियन स्टेट बन सके। और इनका फिर सामना जो विंस्टन चर्चिल से होता है और विंस्टन चर्चिल जो है वो इनको अपनी पॉलिसी दोबारा क्लैरिफाई करता है कि जो ब्रिटिश है ना, उनका कोई उन्होंने ज़रूर बाल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए ये बताया था कि वो एक जूइश होम बना के देंगे फ़लस्ती वो ज़ायनिस्ट को इन पैलेस्टाइन, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि वो एक यहूदी रियासत बना के देंगे। उन्होंने वर्ड्स ही जूइश होम के यूज़ किए थे, तो अकॉर्डिंग टू विंस्टन चर्चिल उनका नियत ये थी कि हमने एक यहूदियों को रहने की जगह देनी है, जैसे एक घर होता है, ना कि उनको एक रियासत बना के देनी है। तो ये एक तो उसने ये बात उनको क्लैरिफाई की। ऑब्वियसली हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ब्रिटेन की नियत स्टेट बनाने की ही थी और स्टेट ही बननी थी, लेकिन ऊपर से कवर अप करने के लिए अरब्स की सपोर्ट लेने के लिए उसने ये वाला पॉइंट रखा विंस्टन चर्चिल ने। एंड इसके बाद उसने यहाँ पे और भी कुछ बातें की और उसने बेसिकली इनको रीअश्योर किया पैलेस्टीनियंस को कि इस तरह का कोई भी थ्रेट जो लैंड परचेजेस आ रही है, इमिग्रेशन आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई इस तरह का नुकसान ब्रिटेन नहीं होने देगा। अब एक तो इधर ये चीज़ हो गई। मीनवाइल जो हर्बर्ट सैमुअल था ना, क्योंकि अब उसने सिविलियन रूल करना था, तो उसने कहा कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा पैलेस्टाइन के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल से मतलब क्या है कि एक ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी बनेगी जहां पे पैलेस्टीनियंस और ज़ायनिस्ट और इवन जो क्रिश्चियंस भी हैं फ़लस्तीन के अंदर रहते, वो रिप्रेजेंट हो सकेंगे पॉलिटिकली और वो फिर अपने डिसीजंस ले सकेंगे। अब जो जब उसने ये प्रपोज किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, तो इसमें जो है ना, इसको बहुत ऑपोजिशन मिली हर्बर्ट सैमुअल के इस आइडिया को, फ़लस्तीनियों की वजह से पर्टिकुलरली। ज़ायनिस्ट तो तैयार थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन पैलेस्टीनियंस नहीं थे। उनको ऑपोजिशन ये थी कि इवन दो अरब जो हैं वो मेजॉरिटी थे फ़लस्तीन की, लेकिन हर्बर्ट सैमुअल ने जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का आइडिया दिया तो उसने सबको सीटें बराबर दी, क्रिश्चियंस को भी, यहूदियों को भी और मुसलमानों को भी। उनको ये इशू था कि हम मेजॉरिटी में और यहूदी क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हैं, तो सीट्स बराबर कैसे हो सकती हैं काउंसिल की सबको। एक तो ये इशू हुआ, तो हर इसलिए इन्होंने इस आइडिया को बहुत अपोज किया हर्बर्ट सैमुअल के। एंड देन एक और इशू भी था जो कि हमें नेक्स्ट टाइम नजर आता है, क्योंकि हर्बर्ट सैमुअल ने दोबारा से ट्राई किया और उसने कहा कि इस दफा मैं ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दूंगा, ज्यादा सीटें दूंगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अरब्स को, फलस्तीनियों को। और जब उसने ये प्रपोज किया तो इसको फिर पैलेस्टीनियंस ने रिजेक्ट किया। और उन्होंने इस दफा इसलिए रिजेक्ट किया कि सैमुअल जो है ना, जो आइडिया दे रहा था उसमें उसने एक क्लॉज लिखा था इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के आइडिया में, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा ना,
उसके अंदर जो पैलेस्टीनियंस होंगे, इवन दो उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उनके जितने पैलेस्टीनियन मेंबर जो उसका हिस्सा बनेंगे, वो हर्बर्ट सैमुअल खुद चूज़ करेगा। तो मतलब हाई कमिश्नर खुद अरब रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेगा। लेकिन जो ज़ायनिस्ट होंगे या ज्यूज़ होंगे, उनको हर्बर्ट सैमुअल नहीं चूज़ करेगा, वो ज़ायनिस्ट कमीशन चूज़ करेगा। मतलब ये हुआ कि ज़ायनिस्ट अपनी मर्ज़ी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकते हैं काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन अरब अपनी मर्ज़ी से नहीं भेज सकते। अरब को हाई कमिश्नर चूज़ करेगा और इवन क्रिश्चियंस को भी हाई कमिश्नर ही चूज़ करके बताएगा। तो उनको एक तो ये इश्यू हुआ कि ये तो एक गलत बात है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं भेज सकते। एंड इसने एक और बात भी रखी कि जो रिप्रेजेंटेटिव अगर आ भी जाएँ, काउंसिल का हिस्सा बन भी जाएँ, तो काउंसिल लोकल मसलों पे बात करेगा कि इकोनॉमी के हालात क्या हैं, सोशल हालात क्या हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ज़ायनिस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। और ज़ायनिस्ट की जो लैंड परचेज़ है, उनको भी नहीं रोकने की कोई पॉलिसी के ऊपर बात होगी और ना ही कोई इमिग्रेशन के ऊपर बात होगी। जो यहूदी धड़ाधड़ फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो भी रोकने की कोई बात नहीं करेगा। और इस बेसिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना था। तो ऑब्वियसली पैलेस्टीनियन ने इसको अपोज़ किया कि ये तो ऐसी गवर्नमेंट बॉडी आप बनाने लगे हो जो पूरी तरह गवर्नमेंट है ही नहीं। वो तो आप एक प्रो ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर दे रहे हो। और ऑब्वियसली एक मेन रीज़न जो फ़लस्तीनियों की ऑपोज़िशन थी इस लेजिस्लेटिव बॉडी को चैलेंज करने की, वो ये भी थी कि उनको पता था कि अगर हमने लेजिस्लेटिव बॉडी का हम हिस्सा बन गए, तो हम इनेविटेबली ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि जो ब्रिटिश मैंडेट है फ़लस्तीन के ऊपर वो जायज़ है। और असल में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये चीज़ जायज़ नहीं थी क्योंकि फ़लस्तीनी जो थे वो 2 चीज़ें चाहते थे, या तो अमेरिका का मैंडेट लगे या फैसल के अंडर ग्रेटर सीरिया का हिस्सा बन जाए फ़लस्तीन। वो कहीं से भी ब्रिटेन रूल नहीं चाहते थे, ब्रिटिश रूल। तो एक तो ब्रिटिश रूल को वो अपोज़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर हम इनके ही गवर्नमेंट की पार्ट बन जाएँगे, तो हम तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि हम तुम्हारा मैंडेट मानते हैं। और हम उस मैंडेट को मानते हैं जिसके क्लॉज़ में बैल्फोर डिक्लेरेशन शामिल है, कि मतलब ब्रिटिश मैंडेट के अंदर उन्होंने बैल्फोर डिक्लेरेशन को ऐड किया हुआ था। तो इट मीन्स कि हम एंडोर्स करते हैं कि अगर हम तुम्हारी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएँ, तुम्हारे लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन जाएँ, कि तुम्हारी हुकूमत भी ठीक है और जो तुम्हारा मैंडेट है वो भी ठीक है और तुम्हारी जो बैल्फोर डिक्लेरेशन का वादा है यहूदियों के साथ वो भी जायज़ है। तो ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ को नहीं कर सकते थे, ये तो फ़लस्तीनियों के फाउंडेशनल क्लेम के खिलाफ था। तो उन्होंने इसलिए भी अपोज़ किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इसका नुकसान ये हुआ कि वो अपने आप को पॉलिटिकली रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा सकते थे एज़ कम्पेयर टू ज़ायनिस्ट, जो कि उस टाइम आसानी से अपने आप को पॉलिटिकली रिप्रेज़ेंट कर रहे थे इन दीज़ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन फ़लस्तीनी नहीं कर सकते थे, बट हमें ये भी नज़र आ रहा है कि उसका अंदर नुकसान भी था और उसका एक डबल स्ट्रैटेजी ब्रिटेन भी यूज़ कर रहा था। और इसको आज बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था, काश वो कर लेते। लेकिन अब इसको जब स्टडी कर रहे हैं आपको पता चलता है कि उसमें रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व था और उसमें एक कॉज़ की पूरी नुकसान हो सकता था उनकी कॉज़ को, तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, ज़रूर क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा स्लो चले ना, कोई बात नहीं, हम अगर सेशन और भी ले लेंगे, बट वो थोड़ा तेज हो जाता है ना, तो कोप अप नहीं कर पाते। सही है, पर मैं वैसे एक ही चीज़ को लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली चीज़ को एक्सप्लेन किया ज़्यादा तेज़ी में क्योंकि वो एक ही बात है पूरी। हाँ जी, कलेक्टिवली हाँ ना जी। आपको अगर एक चीज़ पता है तो फिर वही। चले ठीक है, ओके। तो चलें, मैं आगे करता हूँ, थोड़ा-सा स्लो डाउन कर लूँ। हाँ जी, हाँ मतलब जी। हाँ, मुझे पता है कुछ पार्ट्स में करके बता। हाँ जी, ओके। जज़ाकल्लाह। अब इसमें ये है कि ना इसके बाद जाके हमें एक चीज़ नज़र आती है कि अभी हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे थे, तो उसके जो ज़ायनिस्ट है ना, उन्होंने पहले तो उनको ज़ायनिस्ट कमीशन रिप्रेज़ेंट करा था पैलेस्टाइन के अंदर, लेकिन बाद में एक जूइश एजेंसी उन्होंने बनाई और वो कायम वाइज़मैन के अंडर ही बनी। और वो जो है वो अब ज़ायनिस्ट को रिप्रेज़ेंट करने लग पड़ी थी पैलेस्टाइन के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे जाके हम एक चीज़ थोड़ी-सी अब ओपन करेंगे कि सिर्फ़ कायम वाइज़मैन ही ज़ायनिस्ट मूवमेंट को लीड नहीं कर रहा था और ना ही सिर्फ़ एक सिंगुलर ज़ायनिस्ट मूवमेंट, बल्कि मल्टीपल चीज़ें थी और उन मल्टीपल चीज़ों का मैंने ज़िक्र पहले थोड़ा-थोड़ा किया हुआ है पिछले चैप्टर्स में, लेकिन अब हम उनको प्रॉपर्ली देखेंगे। सबसे पहले तो एक बात है जो मैंने चैप्टर 1 में बहुत अर्ली ऑन मेंशन की थी कि यहूदियों ने ओटमन एम्पायर की हुकूमत के अंडर उन्होंने यहाँ पे इमिग्रेशन शुरू की थी बहुत ज़्यादा। मतलब उन जो और इस उन हिम इमिग्रेशंस को या उन हिजरतों को जिनको वो आलिया कहते थे, वो यहाँ पे मूव ऑन होना शुरू हुए थे और यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाने लग पड़े थे। अब ये जो सेटलमेंट्स बन रही थी, ये ऑब्वियसली यहूदी यूरोप से ही आ रहे थे और ये ज़ायनिस्ट ही थे, लेकिन ये काइम वाइज़मैन की वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन से इस तरह डायरेक्ट लिंक नहीं थे। ये अलग-अलग सेटलमेंट्स बनाने आए थे और वहाँ से परसिक्यूशन जो यूरोप में इनके ऊपर मुश्किलात थी, उनसे बचने के लिए फ़लस्तीन के अंदर आए थे। तो एक तो ये वाले ज़ायनिस्ट थे, इनको कहते थे लेबर ज़ायनिस्ट। और इन लेबर ज़ायनिस्ट को जो बंदा रिप्रेज़ेंट करता था, उसका नाम था डेविड बेन गोरियन। डेविड बेन गोरियन इतना इम्पोर्टेंट फिगर है हिस्ट्री का क्योंकि ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर पहला इसराइल का। काइम वाइज़मैन जो है वो प्रेज़िडेंट बनेगा इसराइल का पहला और डेविड बेन-गुरियन विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, एक तो।
और इसी ने इसराइल की जो डिक्लेरेशन है इसी ने पास करनी है कि उसकी जब स्टेट बनेगी। और यही बंदा है जिसने इवन मोहम्मद अली जिन्ना को टेलीग्राम भेजना है टू कि पाकिस्तान जो है वो इंडोर्स कर ले इसराइल की existence को। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर और इसमें बहुत सारे आगे रोल इसका आना है डेविड बेन गोरियन का। तो डेविड बेन गोरियन जो है वो इन लोकल जायनिस्ट को, जिनको लेबर जायनिस्ट कहते थे, जो फ़लस्तीन के अंदर पहले से मौजूद थे, उनको रिप्रेज़ेंट करता था, उनको लीड करता था। और ये जब लीड कर रहा था, तो एक तो इसने ये देखा कि इसने जूइश एजेंसी में अपने लेबर, जो जूइश एजेंसी जो थी वो यूरोप की थी। तो इसने कहा कि एक तो लेबर ज़ायनिस्ट जो है ना वो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए जूइश एजेंसी के अंदर। तो इसने वहाँ जब जूइश एजेंसी के इलेक्शन हुए जो काई वाइज़मैन के अंडर थी, तो इसमें इसने अपनी लेबर जो ज़ायनिस्ट है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने इलेक्शन लड़े और वो उनको भी सीटें मिल गईं। तो इस तरह ये हुआ कि लेबर ज़ायनिस्ट जो हैं वो अब अपने आप को पॉलिटिकली जूइश एजेंसी के अंदर भी रिप्रेजेंट करने लग पड़े। और इनकी थोड़ा-सा फ़र्क था अप्रोच का। अब बात ये है कि थियोडोर हर्ज़ल जो था ना उसने एक सिंगुलर आइडियोलॉजी दी थी, जब इवन 1800s में जाके अपनी जब उसने पैम्फलेट लिखा था कि हमने एक रियासत बनानी है और फ़लस्तीन के अंदर रियासत बनानी है। अब सबने डिफरेंट तरह की अप्रोचेस पकड़ी उस रियासत को बनाने के लिए। उसमें काइम वाइज़मैन वाली अप्रोच थी जो समझता था कि ब्रिटेन की हम मदद लेके एक रियासत बना लेंगे। अब उसमें जो ये जैसे डेविड बेन गुरियन था और इवन अदर पीपल का जो हम आगे नाम पढ़ेंगे, वो जो लोग थे वो उन्होंने डिफरेंट अप्रोच देखी। गोल इन सबका सेम था, सारे ही रियासत बनाना चाहते थे लेकिन डिफरेंट अप्रोचेस थे। डेविड बेन गुरियन का ये था कि ऑब्वियसली ब्रिटिश हेल्प करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके आइडिया में ये था कि अगर ब्रिटिश हेल्प ना भी हो, तो अगर यहूदी जो हैं वो यहाँ पे माइग्रेट करते जाएँ फ़लस्तीन के अंदर और वहाँ पे छोटी-छोटी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स बनाते जाएँ फ़लस्तीन में, जो लैंड इन्होंने खरीदा है या जो लैंड ये ले सकते हैं, वहाँ पे ये अपनी सेटलमेंट्स बनाएँ और वहाँ पे ढेर सारा एग्रीकल्चर करके ये अपनी इंडस्ट्रियाँ बिल्ड करें। और जब इस तरह की कलेक्टिव सेटलमेंट्स पूरे फ़लस्तीन में बना सकेंगे, तो ये इवेंचुअली रियासत बना सकेंगे अपनी। तो डेविड बेन गुरियन की ये विजन विजन थी। और इसके साथ-साथ इसके माइंड में ये भी बात थी कि जो ट्रांस जॉर्डन है, जो कि उस टाइम अलग कर दिया था और किंग अब्दुल्ला के अंडर डाल दिया था, इसका प्लान था कि ट्रांस जॉर्डन भी इसराइल का हिस्सा हो। तो सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि जॉर्डन को भी इसने एक रियासत बनानी थी इसराइल की। तो ये इस तरह को रिप्रेज़ेंट करता था। काइम वाइज़मैन वगैरह कन्विंस थे कि हमने सिर्फ फ़लस्तीन में बनानी है, लेकिन ये तो फर्दर एक स्टेप जा रहा था। एंड इवन और भी इसने जो चीज़ ऐड की हुई थी वो ये थी कि ये मानता था कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अरब्स हैं और उनको भी लैंड चाहिए रहने के लिए, लेकिन वो कहता था इसराइल में नहीं रहने देना। और ये कहीं और जाके अरब एरियाज़ की पूरी अरब वर्ल्ड है, कहीं पे जाके अपनी बना लें हुकूमत, लेकिन ये फ़लस्तीन में नहीं बना सकते। और ये जो सोच है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि 1920s के अंदर ये पाई जा रही थी इसके अंदर और ऑब्वियसली इससे भी अर्ली। लेकिन आज तक इसराइली इस बात को एंडोर्स करते हैं और इस बात को बोलते हैं और अगर आप कोई भी इंटरव्यू सुने, कोई भी चीज़ सुने, तो उसमें वो बड़े आराम से कह देते हैं ये बात कि इतने अरब ममालिक हैं, वो फ़लस्तीनियों को रिप्रेज़ेंट क्यों नहीं कर रहे? वो फ़लस्तीनियों की मदद क्यों नहीं कर रहे? वो फ़लस्तीनियों को क्यों नहीं ले लेते? तो उसमें वो जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ से आ रही है। उनके जो फाउंडिंग फादर है उससे आ रही है कि वो भी यही सोच रखता था कि इतने सारे मुल्क हैं, वहाँ पे जाके अपनी हुकूमत बना लें, लेकिन यहाँ नहीं बनने देनी इसराइल के अंदर। तो ये वो है, इवन दो उसके ऑब्वियसली हमें पता है कि उसके कितने आर्गुमेंट्स बन सकते हैं कि क्यों कितनी ये बात गलत है और ये स्टेट इनकी फ़लस्तीनियों की थी, लेकिन इस पे डिबेट तो हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी बता दें अ, चैट में। इसके बिल्कुल। जी क्लियर है। जी। जी ज़रूर, ठीक है। अब ना इसमें हाँ जी, चलें ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। अब इसमें ना आगे एक और बात आती है कि ये हमने डेविड बेन गोरियन को देखा, इसके अलावा एक और भी ज़ायनिस्ट नाम पढ़ेंगे जो कि जिसका नाम था व्लादिमीर जुबेंस्की, जिसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। व्लादिमीर जुबेंस्की जो था ये थोड़ा-सा एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट था क्योंकि इसने एक अलग ज़ायनिस्ट पार्टी बना ली थी जिसको कहते हैं रिविजनिस्ट ज़ायनिस्ट। अब ये जो रिविजनिस्ट ज़ायनिस्ट थे ना, इनका थोड़ा-सा क्योंकि ये रिविजनिस्ट का मतलब कि इन्होंने ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को रिवाइज़ किया था, उसको नए तरीके से देखा था। इसकी नज़र में ये था कि अगर तो ब्रिटेन मदद करता है हमें रियासत बनाने में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ब्रिटेन मदद नहीं करता, तो हमें मिलिटरीली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए कि हम ब्रिटेन के खिलाफ भी जंग लड़ सकें और फ़लस्तीनियों के खिलाफ और ज़बरदस्ती जूइश स्टेट बना लें। तो हम लड़के और मिलिटरीली लड़के जंग करके हम रियासत बना सकते हैं अपनी। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये आइडियोलॉजी थी और वो इस तरह रियासत बनाने का उसका प्रपोज़ल था कि हम इस तरह बना सकते हैं। गोल सबका जूइश स्टेट रहा। और इसके बाद और भी ग्रुप्स पाए जाते हैं जिसमें ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ आ जाते हैं जो आज तक फ़लस्तीन में, और वो पूरी तरह अपोज़ करते थे इसराइल की स्टेट को या जूइश स्टेट के आइडिया को। क्योंकि उनके मुताबिक उनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से उनको ये था कि जब हमारा मसीहा आएगा, तो वो आके हमें इकट्ठा करेगा इसराइल के अंदर। ना कि जो ज़ायनिस्ट कहते थे कि हम इकट्ठे होंगे इसराइल के अंदर और फिर हमारा मसीहा आएगा।
तो ज़ायनिस्ट ने इस आइडिया को रिवर्स किया और जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी थे वो कहते थे नहीं, पहले हमें मसीहा को आने दो और वो आके हमें इकट्ठा करेगा, हम खुद इकट्ठे नहीं हो सकते, वरना तो मसीहा नहीं आएगा। तो ये इनका एक रिल पे क्लैश था। और इसके अलावा बायनेशनल ज़ायनिस्ट भी थे। बायनेशनल ज़ायनिस्ट से मतलब ये है, बाय का मतलब 2, तो ये वो ज़ायनिस्ट थे जो कहते थे एक रियासत बने जो कि दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हो, मतलब फ़लस्तीनी और ज़ायनिस्ट जो है मिलके एक सिंगल रियासत बनाए और वो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती हो। तो रादर देन हम लड़ते रहें और अलग-अलग करते रहें कि अरब और ज्यूज़ इकट्ठे नहीं रह सकते, हम एक ही रियासत बना लेते हैं। तो ये वाले ज़ायनिज़्म को प्रमोट करने वाले भी लोग थे। लेकिन ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्स और ये जो बायनेशनल थे काफ़ी माइनॉरिटी में पाए जाते थे। इसलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी इतनी। इसके बाद क्या होता है कि जो अब ये सारा कुछ सेटअप हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ज्यूज़ थे ना, उनको ब्रिटेन की जो आर्मी थी उसमें अलाउड था कि वो सर्व करें फ़ौज के अंदर। लेकिन अरबों को नहीं अलाउड था, फ़लस्तीनियों को अलाउड नहीं था, वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते थे। एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस क्या हुआ कि ज्यूज़ ने अपनी इस पार्टिसिपेशन में आर्मी की फ़ायदा उठाया और उन्होंने हथियार स्मगल करना शुरू कर दिया। अब वो जो जंग में हथियार ब्रिटेन उनको देता था, वो हथियार स्मगल करके वो अपनी सेटलमेंट तक पहुँचा देते थे। डेविड बेन गोरियन के पास या व्लादिमीर जुबिन्स्की के पास वो हथियार आ जाते थे उनकी पार्टियों के पास, और वो ये जमा कर रहे थे हथियार और अपने लिए रख रहे थे ताकि वो उसको डिफेंस के लिए जब चाहे इस्तेमाल कर सकें। और इसी दौरान इन्होंने अपनी एक डिफेंस फोर्स भी बनाई। जैसे आज आईडीएफ है ना, जो इसराइल की जो इसराइली डिफेंस फोर्स है, इसी तरह उस टाइम भी एक डिफेंस फोर्स थी जो आईडीएफ का ग्रैंडफादर जिसको हम कह सकते हैं, या बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी आईडीएफ की, उसको हगाना कहते थे। और हगाना जो थी वो एक जूइश डिफेंस फोर्स बनाई गई थी और वो इन्हीं लेबर ज़ायनिस्ट ने ही बनाई थी। और ये व्लादिमीर जुबिन्स्की के बंदों ने भी कुछ इस तरह की डिफेंस फोर्सेस बनाई थी। और उसके बाद जब इनके पास आर्म्स वेपन्स आ गए, तो उसके बाद एक सिचुएशन जो पैलेस्टाइन के अंदर पाई जा रही थी मीनवाइल, वो ये थी कि फ़लस्तीनियों के, मैंने पहले देखा है बात, कि उनके हालात ख़राब हो रहे थे डिज़ीज़ की वजह से एंड ऑल दैट। अब जब उनके हालात इतने ख़राब हुए तो जो फ़लस्तीन थे उनको चैरिटी उनके पास बाहर से आ नहीं रही थी, और उनके पास जितना उनका पैसा था वो ज़मीन के अंदर स्टोर्ड था। मीनिंग ये कि उन्होंने ज़मीनें खरीदी हुई थी, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन वो सारा पैसा ज़मीन के अंदर था। अगर वो ज़मीन बेचते हैं तो उनको वो पैसे वापस आते हैं। अब इश्यू ये हो रहा था कि उनकी अरब सोसाइटी में जैसे हायर लोअर क्लास है, तो इस तरह जो लोग हायर क्लास में थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता बुरे हालात की वजह से वो अपनी क्लास में से नीचे गिरने लग पड़े थे। और जब उनको एक खतरा फ़ील हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी। अब जब उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची ताकि वो अपनी प्रोमिनेंस दोबारा से गेन कर सकें और वो हायर क्लास में ही रह सकें, ताकि उनके पास इतना पैसा आ जाए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज़मीनें बेची, और ज़मीनें किनको बेची, वो यहूदियों को बेची। यहूदियों को इसलिए ज़मीनें बेची क्योंकि वो बेस्ट बायर्स थे और उनके पास इतना पैसा था ज़ायनिस्ट के पास कि वो खरीद सकते थे ये ज़मीनें। ऑब्वियसली कोई ना ब्रिटिश ना कोई और इस तरह के पैसे इतने रखता था कि वो ये ज़मीनें खरीदते। तो उन्होंने इस तरह बहुत सारी ज़मीन जो है वो बेची। बहुत सारी से मतलब ओवरऑल जब हम देखेंगे, जब इसराइल बनेगा तो कितनी ज़मीन, वो मैं तब बता दूँगा, मैंने पहले भी थोड़ा ज़िक्र किया। लेकिन ज़मीन इतनी परसेंटेज में नहीं थी, लेकिन इस पीरियड के दौरान बिकी, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में ज़्यादा ज़मीन बिकी एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिकली देखा जाए, तो इतनी कभी ज़मीन नहीं बेची थी उन्होंने। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ हुआ था। अब जब इस तरह ज़मीन बिकी तो उसमें एक और इश्यू आने लग पड़ा कि बहुत सारे पेजेंट्स जो हैं वो इन ज़मीनों पे रह रहे होते थे। अब जब वो ज़मीन ज़ायनिस्ट खरीद लेते थे तो वो उन पेजेंट्स को निकाल देते थे। तो एक फ़लस्तीन के अंदर जैसे लोअर मिडल अपर क्लास है, उसी तरह एक लैंडलेस अरब क्लास बनने लगती। लैंडलेस अरब क्लास का मतलब ये है कि वो अरब जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं थी रहने को, क्योंकि उनकी ज़मीनें यहूदियों के पास चली। तो इस तरह की एक पूरी सोसाइटी में एक फैक्शन इमर्ज होने लग पड़ी, एक क्लास, एक ग्रुप इमर्ज होने लग पड़ा जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, और ये आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट का भी ज़रिया बनेगा। अब इस तरह की सिचुएशन थी, एंड देन फर्दरमोर जो इमिग्रेशन थी वो रुक नहीं रही थी, एंड ये अब इस तरह के इश्यूज़ कलेक्टिवली अफ़ेक्ट कर रहे थे पैलेस्टाइन को। देन एक और चीज़ भी हुई, ये जो वेस्टर्न वॉल है ना, जो जेरूसलम में पाई जाती है, जो यहूदी कहते हैं कि हमारे सेकंड टेम्पल की रिमेनिंग दीवार है, जो रोमन्स ने तबाह किया था। इसके रिलेटेड भी मसले शुरू हुए, क्योंकि यहूदियों ने एक तो पहली बार ये वेस्टर्न वॉल खरीदने की कोशिश की। अब मुसलमानों ने ये दीवार इसलिए नहीं बेचनी थी उनको, क्योंकि जब हम मिराज का वाक़या पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो बुराक था, वो इधर ही कहीं बाँधा था, इसी दीवार के कुछ एरिया में। तो इस वज़ह से मुसलमानों के लिए भी एरिया बहुत सेक्रेड है, तो वो नहीं बेचना चाहते थे और कभी भी ना बेचते। तो इस वज़ह से भी क्लैश आया, और इवन ज़ायनिस्ट जो थे वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग पड़े थे कि वो इस दीवार के अराउंड पॉलिसी चेंज कर रहे थे। और मुसलमानों को डर था कि अगर उन्होंने पॉलिसी चेंज की तो कोई फ़ायदा ना उठाने लग पड़े, तो वो उसको अपोज़ करते थे, उसकी वज़ह से प्रोटेस्ट होने लगते थे फ़लस्तीन के अंदर। और ये इससे बड़ा टर्मॉइल कॉज़ हुआ पूरे फ़लस्तीन के अंदर। अब ये मल्टीपल इश्यूज़ जो मैं आपको बताई जा रहा हूँ, वो कलेक्टिवली अफ़ेक्ट करने लग पड़े थे पैलेस्टाइन के अंदर। और जब ये चीज़ों ने पैलेस्टाइन को कलेक्टिवली अफ़ेक्ट किया, तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदों को भेजा, जो जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे फ़लस्तीन में जो हालात और ये जो टर्मॉइल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि एक तो जो ज़ायनिस्ट की इमिग्रेशन हो रही है और लैंड परचेज़ेज़ जो हो रही हैं,
और ये जो लैंडलेस अरब क्लास इमर्ज हो रही है, ये इस तरह की चीज़ों की वजह से पीस डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर किसी तरह की लिमिट्स ना प्लेस की गई तो फ़लस्तीनी शायद बगावत कर दें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो ब्रिटेन को ये भी अब खतरा शुरू हो गया था। अब इसके अलावा इसके अलावा एक और इश्यू जो था जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो ब्रिटेन था इवन तो उसको ये पता चल गया था कि इश्यू क्या था और रिपोर्ट सारी आ गई थी, सब कुछ पता चल गया था। ब्रिटेन जो है वो ज़ायनिस्ट की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी और उनकी लैंड परचेज़िंग को रोकना नहीं चाहता था और उसकी एक प्रॉपर वजह थी। ब्रिटेन ये सारा कुछ इसलिए नहीं रोकना चाहता था कि ब्रिटेन को पता था कि जो फ़लस्तीन की ज़मीन है ना, जब यहूदी वो खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ब्रिटेन को उसका फ़ायदा होता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ब्रिटेन को पैसे मिलते थे। सिमिलरली जो यहूदी वहाँ सेटल हुए थे, वो टैक्स भी देते थे ढेर सारा। अब इससे ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो फ़लस्तीन के अंदर मौजूद थी लोकल गवर्नमेंट, उसको इतने पैसे आ जाते थे कि वो पैलेस्टाइन को आसानी से रन कर लेती थी और ब्रिटेन के अपने पैसे कम लगते थे, ज़्यादा टैक्स और इन्वेस्टमेंट से पैसे पूरे हो जाते थे। और मैंने पिछले चैप्टर में भी ज़िक्र किया कि विंस्टन चर्चिल जो है वो खर्चा कम कराना चाहता था पैलेस्टाइन के अंदर। तो ये फ़ायदा हो रहा था बड़ा इस चीज़ का। अगर ब्रिटिश जो है वो किसी तरह की ब्लॉकेड लगाते कि लोग ज़मीन ना खरीद सकें, यहूदी ज़मीन ना खरीद सकें या इमिग्रेशन रोक देते, तो यहूदी कम आते, वो कम इन्वेस्टमेंट करते, कम टैक्स आता एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इश्यू क्या हो जाता कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सारा खर्चा फ़लस्तीन को एडमिनिस्टर करने के लिए खुद उठाना पड़ जाना था। और अगर ब्रिटिश हुकूमत खुद सँभालेगी सारे फ़लस्तीन के एक्सपेंडिचर को, तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा सारा काम एंड ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो अब ब्रिटेन को एक मसले में वो फँस गया जहाँ पे उसको या तो ये था कि वो अपना खर्चा खुद उठाए फ़लस्तीन का पूरा या वो इस अरब की जो सिक्योरिटी थ्रेट जो अरब और फ़लस्तीनियों की वज़ह से आ रहा है, या वो इसको मैनेज करे। तो यहाँ पे फँसा और कोई पीसफुल रेज़ोल्यूशन निकल नहीं रही थी इन चीज़ों के अंदर। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कंटिन्यू करता हूँ बस लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे क्लियर है जन। चैट बॉक्स में मुझे बाकी लोग भी बता दें कोई क्वेश्चन है किसी का तो। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं हम। हैं। अब हम लास्ट सेक्शन में चलते हैं आज के सेशन के। इसमें ये है कि जो ज़ायनिस्ट थे ना उन्होंने अब मीनवाइल जब ये सारा कुछ हो रहा है तो अब हम क्योंकि हमने काफ़ी देर से फ़लस्तीन के ऊपर फ़ोकस किया हुआ है तो दुनिया में उस टाइम काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। अब हो ये रहा था कि जो जर्मनी है ना यहाँ पे, इधर क्या हो रहा था कि उस टाइम रेवोल्यूशन आ रहा था और ब्रिटिश जो जर्मन हुकूमत है ना वो टूट गई थी और यहाँ पे हिटलर पावर में आ गया था। और हिटलर जब पावर में आया तो उसने अपनी एक नाज़ी हुकूमत बना ली, जो नाज़ी जर्मनी उसने क्रिएट कर लिया था। और वो यूरोपियन पावर्स को बहुत अपोज़ करता था और अपने यहाँ पे जो यहूदी भी रह रहे थे उनको भी अपोज़ करता था। तो इस दौरान क्या हुआ, उसने यहूदियों के साथ, ज़ायनिस्ट के साथ इन पर्टिकुलर एक मुआहिदा किया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि नाज़ीज़ जो वही नाज़ीज़ हैं, ये हिटलर वही है जिसने अभी कुछ सालों बाद जाके हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन यहूदियों को मारना है। लेकिन शुरू-शुरू में अभी वो इतना एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं गया था, वो ज़्यादातर कोशिश उसकी यही थी कि वो यहूदियों को यहाँ से निकाल दे। तो ज़ायनिस्ट ने उससे इस एग्रीमेंट किया कि हमें कुछ सर्टेन तादाद उन्होंने रखी थी और एक हवारा एग्रीमेंट इसको कहते हैं, इसको आप जाके खुद भी स्टडी कर लेना। और हवारा एग्रीमेंट में दोनों ने एग्री किया कि वो जो हिटलर है और नाज़ीज़ जो हैं वो सर्टेन नंबर ऑफ ज्यूज़ को जर्मनी से फ़लस्तीन पहुँचाएँगे और सिक्योरली उनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और ये है कि बदले में ऑब्वियसली जो जर्मनी है वहाँ से यहूदी चले जाएँगे जो, और वो एक जगह साफ़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन ये भी चल रही थी। एक ये एग्रीमेंट भी, और इस तरह अब जो टाइड्स हैं जो यूरोप की वो भी चेंज होने लग पड़ी थी बिकॉज़ हालात एकदम से वॉर की तरफ जा रहे थे। अब मीनवाइल इधर से एक और इश्यू भी होगा कि अब हमने लैंड सेल्स की बात की हुई है, हमने इमिग्रेशन की बात की हुई है जो यहूदियों की हो रही थी, हमने लैंडलेस अरब क्लास की बात की हुई है जो मर्ज हो रही थी। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला मसला भी मैंने आपको बताया है कि क्या हो रहा था, जो हर्बर्ट सैमुअल प्रपोज़ कर ही जा रहा था लेकिन उसमें भी इश्यू आ रहा था। एंड देन आफ्टर दैट ये भी था कि एक अरब यूथ जो है, नौजवान जो अरब्स हैं, उनकी एक क्लास इमर्ज होने लग पड़ी थी जो अब बाहर से पढ़ लिख के वापस आ गए थे फ़लस्तीन के अंदर। और उनके अंदर ये बात बगावत उनके अंदर जाग रही थी कि हम ब्रिटिश क्यों हमारे ऊपर हुकूमत करें और या ज़ायनिस्ट की मर्ज़ी क्यों हर जगह चले। तो वो भी बगावत के आइडिया को फ्यूल करने लग पड़े थे। एंड देन जो फाइनल स्टेप था वो ये था कि एक शेख थे, मुस्लिम शेख, जिनका नाम था इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम। और ये जो थे और इनके फॉलोअर्स जो थे ये ओपनली रिजेक्ट करते थे ज़ायनिस्ट्स को और ब्रिटिश हुकूमत को भी। और ये इनके खिलाफ खुतबात देते थे, बात करते थे, बंदों को ट्रेन करते थे लड़ने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, ऑल दैट। अब हुआ ये कि एक दफ़ा इनका एक क्लैश हो गया एक यहूदी के साथ, एक यहूदी पुलिसमैन के साथ। और इनका जब उस यहूदी पुलिसमैन के साथ क्लैश हुआ तो उन्होंने उसको मार दिया। और जब वो यहूदी मरा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश के जो बंदे थे उन्होंने, ब्रिटेन के बंदों ने इनको मारा, इनको शहीद किया और इनके कुछ साथियों को शहीद कर दिया।
अब ये मेन रिप्रेजेंटेटिव थे उस आइडियोलॉजी के, उस सोच के, जो उस टाइम डिफरेंट जगहों पे मर्ज हो रही थी फलस्तीन के अंदर। और जब आप इस तरह के एक रिप्रेजेंटेटिव को मार देते हो, शहीद कर देते हो, तो ऑब्वियसली एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर जो मैंने पहले मेंशन किए, और अब फिर इजुद्दीन अल कसाम की जो शहादत है, इसकी वजह से फलस्तीन के अंदर एक अरब रिवोल्ट शुरू होगी 1936 के अंदर। अब शुरू में तो अरब रिवोल्ट ने, क्योंकि एक बात मैंने जो शुरू में रखी थी कि फलस्तीनियों की कोई लीडरशिप नहीं थी, इस वजह से हुआ ये कि शुरू में अरब रिवोल्ट बड़ी मिनिमल रही। मिनिमल इस सेंस में कि वो स्ट्राइक्स करते रहे, बाइकआउट करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन कोई मेजर लड़ाई हाथ हथियारों से नहीं शुरू में हुई 1936 के अंदर अंदर तो। और ये रिवोल्ट बड़ी लाइट सी रही 1936 की। अब जब ये रिवोल्ट हुई तो इसको ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता क्वेल करना शुरू किया, और ये फलस्तीनियों के नुकसान में भी रही कुछ हद तक, क्योंकि हुआ ये कि जब कोई पैलेस्टीनियन लेबरर था या वर्कर था, जब वो बाइकआउट करता था या वो स्ट्राइक करता था कि मैं आज नई दुकान खोलूंगा या मैं आज काम करने नहीं आऊंगा, तो यहूदी उसकी आगे जगह ले लेते थे और जायनिस्ट कहते थे हम अपना बंदा देते हैं, हम अपना लेबरर देते हैं तुम लोगों को। इससे क्या हुआ कि उल्टा वो बाइकआउट या वो नुकसान में फायदे में जाता, उनको उनको नुकसान देने लगता, लोगों की जॉब्स चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और इस वजह से ये इशू बढ़ता जा रहा था। तो ये बैकफायर कर रहा था। एंड बट ये जरूर हुआ कि जो 1936 की ये जो सो कॉल्ड रिवोल्ट थी ना, उसने ब्रिटेन को दोबारा से एक दफा पुश किया कि ब्रिटेन जो है ना, वो फलस्तीन इशू को रिवैल्यूएट करे, ये इसको स्टडी करे। और एक उसने कमीशन बना के कहा कि वो उसको अच्छी तरह से एक रिपोर्ट हमें बना के दे कि फलस्तीन का इशू क्या है और उसको सोल्यूशन क्या हो सकता है। और फिर क्या आई, जिसको हम कहते हैं पील कमीशन रिपोर्ट। पील कमीशन जो रिपोर्ट है ना, वो ब्रिटेन को 1937 में दी गई। और वो जो रिपोर्ट है, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली टू स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया। अब अभी तक इससे 1937 से पहले कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू स्टेट सोल्यूशन का नहीं पब्लिश हुआ था, ना कोई इसके ऊपर इतनी बात हुई थी। ऑब्वियसली पीपल ने कंसिडर जरूर किया था, लेकिन किसी ने प्रॉपरली ऐसे नहीं कहा था कि टू स्टेट सोल्यूशन ही हल होगा। लेकिन 1937 में पहली दफा टू स्टेट सोल्यूशन पील कमीशन रिपोर्ट के जरिए मंजर आम पे आया। और जब ये आया तो इसमें ये था कि अभी इससे पहले जो स्टेट के सॉल्यूशंस दिए हुए थे ना, वो ये थे कि या तो एक फलस्तीनी स्टेट होगी जो ग्रेटर सीरिया के साथ जाके जुट जाएगी, या एक यहूदियों की रियासत होगी जो ब्रिटिश मैनेज करके यहूदियों को बना के देंगे, या एक बाय नेशनल स्टेट होगी जहाँ पे यहूदी फलस्तीनी इकट्ठे रह रहे होंगे। लेकिन जो अब ये जो इन्होंने प्रपोज की पील कमीशन रिपोर्ट ने, उन्होंने दो स्टेट्स बना। और ये दो स्टेट्स कैसे थी? जो ग्रीन एरिया जितना मैप के ऊपर, वो आपको एक जूइश स्टेट होगी, ठीक है। जितना ये जो ऑरेंज में से एरिया है, ये सारा जो है ये पैलेस्टीनियन स्टेट होगी। और इसके अलावा जो सेंटर में रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एक ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया होगा। और इसमें सारी होली साइट्स आ जाएंगी, जैसे बेथलहम, और उसके अलावा जेरूसलम जो है, जहाँ पे यहूदियों और मुसलमानों की बड़ी बड़ी होली प्लेसेस हैं, वो सारी ब्रिटिश के अंडर होगी। क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि अगर ये यहूदियों को दी तो भी लड़ाई हो जाएगी, और अगर फलस्तीनियों की दी तो भी लड़ाई हो जाएगी। और इधर यहूदी, फलस्तीनी और क्रिश्चियन सब ने आना है, तो उन्होंने ये एरिया भी रखा। और अपने फायदे के लिए ब्रिटेन ने यह भी किया कि अपना समंदर से भी कनेक्शन रखा। तो उन्होंने ये टू स्टेट्स प्रपोज की पील कमीशन रिपोर्ट के जरिए। Yes. अब पील कमीशन रिपोर्ट में एक इशू ये आ गया था कि जो ज्यूज को नॉर्दर्न Hmm. एरिया जितना दिया है, जो ये स्टेट बना के, वो जितनी टेरिटरी है ना, वो सारी बहुत फर्टाइल लैंड था। वो सारा तकरीबन समंदर से भी कनेक्टेड था और पानी से भी कनेक्टेड था। तो यहाँ पे फसल भी उग सकती थी, यहाँ पे इंडस्ट्री भी अच्छी बन सकती थी, मिनरल्स एंड ऑल दैट। लेकिन जितना फलस्तीन को टेरिटरी दी, जो कि उस टाइम 80% पैलेस्टाइन को टेरिटरी उन्होंने प्रपोज की थी पील कमीशन रिपोर्ट ने, वो जो थी वो ज्यादा बैरन थी। वहाँ डेजर्टी एरिया थे, वहाँ पे पानी की कमी थी, और समंदर से कनेक्शन भी कम एरियाज में था। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर ये भी आ रहा था। एंड इन्होंने इस पील कमीशन रिपोर्ट में ये भी पॉइंट रखा कि जो फलस्तीनी रियासत, यहूदियों की रियासत इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन जो फलस्तीनियों की रियासत होगी वो ट्रांस जॉर्डन के साथ जाके जुड़ जाएगी। ट्रांस जॉर्डन के साथ मतलब वो जॉर्डन के साथ जुड़ेगी और एक रियासत बनेगी। तो फलस्तीन और जॉर्डन एक रियासत बनाएंगे, और वो किंग अब्दुल्ला के अंदर होगी। अब इनको अच्छी तरह पता था ब्रिटिश को कि जो पैलेस्टीनियंस पर्सनली जो है ना, वो सीरिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो कहीं से भी जॉर्डन के साथ जुड़ने का उनका कोई प्लान नहीं था। तो उन्होंने ये भी आइडिया एक फ्लोट में कर दिया पिलग्रिम मिशन रिपोर्ट में। और पैलेस्टीनियंस को इससे बहुत ऑपोजिशन हुई कि हमारी इंडिपेंडेंसी भी आएगी तो ये आएगी कि हम Please जॉर्डन के check अंदर it चले out. जाएंगे। और इसके अलावा एक ये चीज़ भी थी। एंड फर्दर मोर ये भी था कि जो 20% जायनिस्ट लैंड था वो फर्टाइल था, और जो फलस्तीनी लैंड था वो इस तरह के हालात नहीं थे उस लैंड पे कि वो अच्छी एग्रीकल्चर कर सकें या कुछ अपनी डेवलपमेंट कर सकें। तो पूरी तरह इसको पैलेस्टीनियंस ने इस पिलग्रिम मिशन रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और अपोज कर लिया। Please. अब ऑब्वियसली यहाँ पे आज हम देखते हैं जब हाइंडसाइट में और इतने सालों बाद तो हम देखेंगे, तो But हम ये कह सकते हैं कि ये हालात कितने बेहतर हो सकते हैं अगर वो ये टू स्टेट्स बना लेते या समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप इसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि कोई फायदा नहीं होता फलस्तीनियों को। और उनका एक बेस आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई ये क्या आप करें कि आपका एक घर है और आप कह रहे हो कि एक कमरा आप यहूदियों को दे दो और बाकी तुम लोग ले लो। लेकिन पूरा घर ही उनका है, पूरा घर ही फलस्तीनियों का है।
तो वो नॉर्दर्न एरिया भी क्यों नहीं, और वो भी इतना अच्छा एरिया जो उनका अपनी टेरिटरी, और खुद भी आप इंडिपेंडेंसी जॉर्डन के नाम पे दे रहे हो। तो ये एक क्लैश पैदा होना शुरू हुआ, और उन्होंने इसलिए पील कमीशन को रिजेक्ट किया। लेकिन जायनिस्ट ने इस पर बड़ी उल्टी गेम खेली। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इस पील कमीशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि डेविड बेन गोरियन और काइम वाइजमैन दोनों को पता था कि अगर हमें एक रियासत मिल गई ना, तो एक तो हम उस रियासत में अनलिमिटेड इमिग्रेशन कराएंगे, हम जितने चाहें यहूदियों को उस रियासत में ला सकते हैं। सेकेंडली ये कि हम उस रियासत के बॉर्डर खुद ही स्ट्रेच कर लेंगे, हम लड़ेंगे हथियारों से और हम बॉर्डर्स बढ़ाते जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और डेविड बेन गोरियन खुद करते हैं, और खुद ही इस बात का इतराफ किया उन्होंने कि हमारी इंटेंशन क्या है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि एज वन ब्रिटिश मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फेवरेबल टू द Zionist declared, आई होप दैट Jews will treat it merely as a stepping off ground for further advance। कि जो ब्रिटिश मेंबर था पार्लियामेंट का, जो जायनिस्ट का फेवर कर रहा था, उसने ये कहा कि यहूदी जो है वो इस प्रपोजल को एक ग्राउंड से उठने के लिए पहला स्टेप समझेंगे, और फर्दर एडवांस खुद ही कर लेंगे। एंड देन इवन हमें नजर आता है कि जो बेनगोरियन है उसने इन्होंने आगे लिखा कि एंड बेनगोरियन अनाउंस्ड एट द वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस इन अगस्त दैट ऑल्दो there could be no question of giving up any part of land of Israel. It was arguable that the ultimate goal would be achieved most quickly by accepting the Peel proposal। इसका मतलब यह है कि बेनगोरियन कह रहा है कि कोई लैंड ऑफ इसराइल का हिस्सा देने का कोई हमारा आइडिया नहीं है, हम नहीं देना चाहते। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल ऑब्वियसली यही है कि पूरा हम फलस्तीन पे कब्जा करें। लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें पहले पील की प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर हम बॉर्डर्स को खुद ही स्ट्रेच कर लें। तो ये आइडिया इनके माइंड में था, और फलस्तीनियों को पता था कि ये चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने इसलिए पील कमीशन रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और पील कमीशन रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के बाद और जायनिस्ट की टैक्टिक को देखने के बाद एक दोबारा रिवोल्ट स्टार्ट हुई। और ये रिवोल्ट 1937 से लेकर 1939 तक चलती रही, और ये 2 साल रिवोल्ट चली। अब इस रिवोल्ट में इन्होंने ओपनली, जो फलस्तीनियों ने विदाउट एनी प्रॉपर लीडरशिप, ब्रिटिश और जायनिस्ट के खिलाफ लड़ना शुरू किया हथियारों से। और उन्होंने भी फिर ब्रिटिश और जो जायनिस्ट थे उन्होंने मिलकर फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। और उन्होंने भी बहुत फलस्तीनी मारे, ऑब्वियसली कुछ यहूदी भी मरे, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी मरे, लेकिन ज़्यादा मेजरली बहुत फलस्तीनियों की डेथ हुई और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ, और वो बहुत नुकसान भी हुआ फलस्तीनियों को इस रिवोल्ट का। लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, बिकॉज दे सेड कि अब कोई फायदा नहीं है इस एग्रीमेंट्स के ऊपर। एंड देन इसमें ये भी चीज़ होती है कि इसी दौरान एक ग्रुप इमर्ज होता है, और बड़ा आयरॉनिक बात है ये कि इस सारे के अंदर एक ग्रुप इमर्ज होता है। और इरगुन जो है, ये व्लादिमीर जुबिंस्की का जो ग्रुप था, डिवीजन इज जायनिस्ट का, उनका एक मिलिट्री विंग था, उनका एक मिलिट्री ग्रुप था। और जो इरगुन है ना, ये पहला टेररिस्ट ग्रुप है जो फलस्तीन में ऑपरेट कर रहा था। तो बिफोर देर वॉज हमास, देर वॉज हिजबुल्ला, देर वॉज हुतीज, या कोई और अलकायदा भी नहीं थी, आइसिस भी नहीं थी, कुछ नहीं था जिसको सो कॉल्ड टेररिस्ट जिन सबको कहा जाता है। उससे पहले यहूदियों की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुसाइड बॉम्बिंग कर रही थी फलस्तीन के अंदर। और उन्होंने 70 लोग मार दिए फलस्तीनी, कभी कोई मार दिया। और आगे जाके भी हम देखेंगे इरगुन क्या रोल प्ले करती है, और किस तरह टेररिस्ट की तरह फलस्तीन के अंदर ऑपरेट करना शुरू करती है। तो ये इन्होंने बहुत डैमेज की। और ये रिवोल्ट जो है ना, जो फलस्तीनियों ने की, ये बहुत नुकसान हुआ उनका, और वो अल्टीमेटली फेल कर गई। और अब इसमें यह है कि बड़ा जो हालात जो थे फलस्तीन के खराब हो गए। इस दौरान क्या हुआ कि एकदम वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू होने लगी थी। और ब्रिटेन को आइडिया हुआ कि जो उस टाइम दो ग्रुप्स थे जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें एक तो नाजी जर्मनी था, हिटलर वाला, और एक जो था इटली भी था। ये दोनों ब्रिटेन के ये खिलाफ लड़ रहे थे। और इटली ने क्या किया कि इटली ने जो अफ्रीका का ये टेरिटरी है ना, अगर आई थिंक ये लोअर में नजर आएगा, इथोपिया जो है ना नीचे ब्लू में, ये हाँ, वाला, इन्होंने इसके ऊपर टेक ओवर तुर्किशान कर लिया, ईरान। इटली ने। एंड इटली ने हम्म। जब इथोपिया का टेक ओवर कर जॉर्डन। लिया, तो इजिप्ट सूडान। डिस्ट्रक्शन हो रही है टर्की काफी। कहाँ गया? टर्की। मोहम्मद मुबशिर है, आई गेस। आपका ना माइक ऑन है, उसको अगर आप ऑफ कर दें। हम्म। ये नीचे आपको थोपिया नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इटली ने टेक ओवर किया, और ब्रिटेन को खतरा ये शुरू हो गया कि मेरी जो इजिप्ट में हुकूमत है ना, वो ना टूट जाए, और इटली जो है वो यहाँ से इजिप्ट पे हमला ना कर दे। तो और उसको पता था कि इजिप्ट को सिक्योर करने का तरीका यही है कि वो फलस्तीन के हालात किसी तरह स्टेबलाइज कर ले। एक तो ये बात थी। और एक और ये बात थी कि ब्रिटेन को ये भी खतरा था कि क्या पता अगर मैंने सपोर्ट ना की अरबों की और फलस्तीनियों की, तो क्या पता सारे अरब मुल्क जो है वो हिटलर के साथ जाके मिल जाए और मेरे खिलाफ हो जाए।
और फिर तो मैं फ़लस्तीन का लैंड भी नहीं संभाल सकूँगा, सीरिया भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो उसको ये भी खतरा था। तो उसने कहा कि मैं प्रो पैलेस्टीनियन कोई पॉलिसी पास करता हूँ ताकि वो भी खुश हो जाएँ और मैं किसी तरीके से पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी तरफ ले लूँ, और ये भी है कि अपनी इजिप्ट में टेरिटरी को भी सिक्योर कर सकूँ अगर जंगी हालात हो जाते हैं। अभी बाय द वे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुई थी इस टाइम पे, लेकिन हालात उस तरफ जा रहे थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि जब ये सिचुएशन देखते हुए ना, ब्रिटेन ने 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होनी है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होनी है, और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से कुछ महीने पहले ब्रिटेन ने व्हाइट पेपर रिलीज किया। व्हाइट पेपर जो था, उन्होंने बेसिकली व्हाइट पेपर में उन्होंने एक प्रपोजल रखा, और वो प्रपोजल ये था कि हम जो ब्रिटिश हैं वो एक जो बैलफोर डिक्लेरेशन है उसको रिवोक करते हैं। मतलब बैलफोर डिक्लेरेशन को रिवोक करने से मतलब ये था कि जो हमने बैलफोर डिक्लेरेशन में वादा किया था यहूदी राष्ट्र बनाने का, हम वो नहीं बनाएंगे। अलबत्ता हम एक जूइश होम बना के देंगे फलस्तीन में यहूदियों को, और यहूदी जो है वो फलस्तीन की 1/3 पॉपुलेशन का हिस्सा बनेंगे। बाकी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो फलस्तीनियों की होगी। फलस्तीनियों को एक अलहदा रियासत, इंडिपेंडेंट रियासत मिल जाएगी। कोई टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही रियासत होगी फलस्तीन के अंदर, और वो एक इंडिपेंडेंट फलस्तीनी रियासत होगी जिसके अंदर यहूदी रह रहे होंगे, वो एक 1/3 पॉपुलेशन के तौर पे। और ये रियासत हम 10 साल में अगले बना के देंगे, और हम इमिग्रेशन शुरू में तो नहीं रोकेंगे, लेकिन इवेंचुअली जाके हम इमिग्रेशन भी रोक देंगे। तो अब ये ऑन द सरफेस व्हाइट पेपर जो 1939 का, ये नजर आता है कि बहुत ही फेवरेबल था पैलेस्टीनियंस को, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जो प्रपोजल है इसमें आपको फलस्तीनियों को रियासत मिल गई है, एक इंडिपेंडेंट और जूइश रियासत उन्होंने खत्म कर दी है। लेकिन इसमें भी ब्रिटेन एक गेम खेल रहा था। ब्रिटेन गेम ये खेल रहा था कि ब्रिटेन ने एक तो इमिग्रेशन पे पाबंदी नहीं लगाई, उसने कहा आने वाले 5 सालों में लगाऊंगा। सेकेंडली इसके अंदर एक तो ये प्रॉब्लम था कि इमिग्रेशन नहीं बनी। दूसरा ये कि उसने फलस्तीनियों से इमीडिएट रियासत का वादा नहीं किया, उसने कहा अगले 10 सालों में बना के दूंगा। ये वही हरकत है जो हेनरी मखोन और शेख जो वो शरीफ हुसैन के मामले में हुआ था, कि हेनरी मखोन ने वादा कर लिया था कि हाँ हम आपको एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बना के देंगे, लेकिन कहा था जंग के बाद बनेगी। अभी भी यही होने लगा है कि जंग स्टार्ट होने लगी है, दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, और ब्रिटेन एक वादा करे कि मैं अगले 10 सालों में रियासत बना के दूंगा। ब्रिटेन का असल इंटेंशन ये थी कि मैं कोई ऐसा वादा करूं जो मेरा जंग का पीरियड है ना उसके दौरान कोई बगावत ना हो फलस्तीन के अंदर। तो यही था कि मैं तुम लोगों को हम्म। रियासत अगले 10 साल में दूंगा, और बाद में वही जो उन्होंने जंग के बाद हरकत की थी कि वो पॉलिसी चेंज कर लो और रियासत पे कब्जा कर लो। तो ये खतरा था ब्रिटिश को और पैलेस्टीनियंस को, और उन्होंने इसलिए इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया, जैसे उन्होंने पिछले मैं प्रपोजल में किया। जरूर जायनिस्ट ने मजे ऑब्वियसली इसको। हाँ जी। मजे की, सॉरी टू हाँ जी। डिस्टर्ब यू, बट अब मजे की बात ये है कि पाकिस्तान में भी इंडिया पाकिस्तान जब बनने से पहले वहां पे भी यही गेम चला रहे थे कि साल बाद पाकिस्तान तुम लोगों को सेपरेट बना दूंगा, अभी मिलके चला लो। सेम ये वही बिल्कुल कहानी है। बिल्कुल। एग्जैक्ट। वो जी वो बेसिकली कॉलोनाइजर्स थे ना, तो उन्होंने स्ट्रेटजी अफ्रीका में, इंडिया में, फलस्तीन में एग्जैक्टली। सेम ही लगानी होती। तो एग्जैक्टली। अब ये जब सिचुएशन हुई तो पैलेस्टीनियंस को पूरी तरह रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को, और मीनवाइल जो जायनिस्ट थे उन्होंने तो रिजेक्ट करना ही था, क्योंकि उनकी फेवर में तो बिल्कुल बात नहीं जा रही थी। और इस दफा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दो आइडियाज अब सोचे। डेविड बेन गोरियन के माइंड में यही था कि एक तो हम अब ब्रिटेन से मदद लेने की बजाय अमेरिका से मदद लेना शुरू करें, हम यूएस को अपना बनाएं साथी जो हमारी हेल्प करेगा इस काम में, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो डाउनडोल हो गया और वो किसी टाइम नुकसान कर सकता है हमारा। एक तो उन्होंने ये किया कि अब इस तरफ काम शुरू किया, और वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये काम कंप्लीट किए, और एकदम ट्रांजिशन है, और आज आप अमेरिका का नाम ज्यादा सुनते हैं, आप आज ब्रिटेन का नाम नहीं सुनते जब इसराइल की बात होती है। तो वो चेंज हम इससे सब देखने लग पड़ेंगे। सेकेंडली ये हुआ कि इन्होंने हथियार जो इकट्ठे किए थे इतनी देर से रिवोल्ट के अंदर एंड ऑल दैट, अब इन्होंने कहा कि अब टाइम आ रहा है कि उसको इस्तेमाल करने का, और हम शायद वो व्लादिमीर जुबेंस्की वाली आइडियोलॉजी के अंदर ही जाके हथियारों से लड़ के जबरदस्ती रियासत हमें शायद बनानी पड़े, और शायद ब्रिटिश के खिलाफ अब लड़ने का टाइम आ जाए। और ये करते करते ही वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू होगी, और 1939 में फुल स्केल यूरोप जो है और पूरी दुनिया जो है एक दूसरे जंगी अजीम के अंदर चली गई, एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, और बाकी यहाँ पे हम लेक्चर खत्म कर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह